हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे वीर सैनिकों। टारगेट 2023 में अगर आप 12 क्लास का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता ही है, उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसका हम लोगों ने नाम रखा है टारगेट 2023। उस टारगेट 2023 में आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बाकायदा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर ही एक और वीडियो पहले बनाया जा चुका है, ये सेकंड वीडियो होगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर लास्ट वीडियो होगा। आइए सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं और जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त जरा ध्यान से सुनो, देखो क्या लिखा हुआ है, लोहे को जंग लगे इससे बचाना है आपको। मतलब आपको लोहा दिया गया है, जंग न लगे इसके लिए उपाय करना है। तो कौन सा उपाय करते हैं कि लोहा पर जंग ना लगे। भाई लोहा पर जंग लगते हुए तो आपने देखा है कैसे भूरा भूरा उस पर जंग लगता है। तो लोहा पर जंग ना लगे इसके लिए क्या करेंगे भाई, पेंट कर दो, तो और क्या करोगे। लेकिन इसमें तो चॉइस भी नहीं है, इसमें चॉइस है आयरन का कैथोड बनाकर, दूसरा है खरे जल में। अच्छा खरा जल में रखिएगा लोहा को जंग लगाने से बचाने के लिए कि और जंग लगेगा उसमें। फिर उसके बाद है ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। भाई साहब आपको ये तो पता चल रहा होगा कि इसका जवाब है ए। आप आयरन का कैथोड बना के, लेकिन आपके मन में कुछ और सवाल चल रहा होगा कि आयरन का कैथोड बनाने से उस पर जंग लगने से कैसे बचाया जाएगा। तो भाई साहब हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। होता यह है कि आयरन बहुत ही एक रिएक्टिव एलिमेंट है, हवा पानी नमी की उपस्थिति उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो उसे जंग से बचाने के बहुत तरीके हैं, जैसे आपने अभी मैंने कहा पेंट कर दीजिए। अब उसका एक बेहतरीन तरीका है कि आयरन को कैथोड बनाइए और कैथोड बनाकर उसके सतह पर, माने आयरन के सतह पर दूसरे धातु का एक लेयर चढ़ा दीजिए। एक ऐसा धातु का लेयर जो जंग न पकड़ता हो, बस अंदर में आयरन भाई साहब सुरक्षित रह जाएंगे। और जानते हैं इस मेथड का नाम होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। याद रखिएगा कि आयरन का कैथोड बनाकर, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, आयरन का कैथोड बना करके उसको जंग लगने से बचाते हैं। इस पूरी विधि का ही नाम, पूरी प्रक्रिया प्रोसेस का ही नाम क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैसे करते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इस थोड़ा सा मैं चाहूंगा हिंट्स के रूप में कि आपसे बात करूं। देखो मेरे भाई, जिस आयरन का आपका प्रोटेक्शन करना है वो आयरन ले लीजिए, और दूसरा एक धातु ले लीजिए जिस पे उस पर लेयर चढ़ाना चाहते हैं आयरन के ऊपर। मान लीजिए कि ये आयरन है और ये हो गया, मान लीजिए कि जिंक है, Zn है, और ये है Fe। होगा क्या कि जब इसमें आप करंट प्रवाहित करेंगे तो इस जिंक गलता जाएगा और जिंक गल करके और इस आयरन के ऊपर ही सतह पर एक लेयर बना देगा, और इस तरह से जिंक धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, इस पे आ करके वो लेयर चढ़ता चला जाएगा। अब जो ये आयरन हुआ है, अंदर में आयरन छुपा हुआ एकदम गुड़कुली मार करके बीच में, ऊपर से जिंक का लेयर चढ़ गया। अब उसका क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। अगर इस लोहा को कहीं निकाल के रख दें तो उस पर जंग नहीं लगेगा। पता है इस प्रक्रिया को, जिंक के लेयर को चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, लोहा पर Fe पर Zn का परत चढ़ाने को क्या कहते हैं भाई, गैल्वेनीकरण कहते हैं। माने गैल्वेनीकरण कहते हैं का मतलब हुआ कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में लोहा के ऊपर जिंक का एक परत चढ़ा देते हैं जिससे लोहा अंदर में सुरक्षित रह सके, मतलब उस पर जंग न लगे। तो क्या केवल जिंक से ही प्रोटेक्शन करते हैं, तो जवाब है नहीं, और भी चीजों से इसका प्रोटेक्शन किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर याद रखिएगा। और चीजों में जैसे मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, इन तत्वों के, कॉपर का, इन तत्वों का लेयर भी जिंक के ऊपर, अगर लोहा के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो लोहा जंग लगने से सुरक्षित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि लोहा को जंग से लगाने के लिए एक
कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन जिसमें कैथोड बनाते हैं लोहा का और एनोड बनाते हैं। देखिए ये कैथोड हो गया, ये कैथोड हो गया, तो कुछ ज़्यादा ही व्याख्या हो गया, और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। तो जिस धातु के ऊपर दूसरे धातु का परत चढ़ाना होता है उस धातु का कैथोड बनाते हैं, और जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका एनोड बनाते हैं, और प्रक्रिया आगे बढ़ा देते हैं। आइए दूसरा सवाल, 1 मोल अल्युमिनियम 3+ आयन को अल्युमिनियम के रूप में बदल देना चाहते हैं, आपको बताना है कितना आवेश चाहिए। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कल ही मैंने एक सवाल इस तरह का बनाया था, एक बार फिर से बनाते हैं। तो हम उसे मिटाएंगे, उसके बाद ही बनाएंगे, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। देखिए भाई थोड़ा सा ये कंजूसी हो रहा है बोर्ड के अभाव में। आपको क्या है, तो 1 मोल, ध्यान दीजिएगा, Al3+ है, इसे क्या बनाना है, Al। तो ऐसे सोचिए कि अल्युमिनियम है 3+, कै गो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे दोस्त, बोलो जी, एक बार फिर से बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक आयन को Al में बदलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ता है। तो सोचो इसे 2 गो आयन होता है तो 6 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो रहता है तो 3 3 9 इलेक्ट्रॉन, 4 गो अगर रहता है तो 4 3 12, मैंने 4 गो अल्युमिनियम प्लस ले लीजिएगा तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ता। लेकिन हमको कहा गया है, आपसे कहा गया है कि 1 मोल लीजिए, तो 1 मोल के लिए ये 3 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल अगर ले लेंगे तो ये कितना मोल हो जाएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ए भाई साहब, तो आपको तो पता ही है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1 फैराडे होता है। अब हुए 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन माने कितना फैराडे, 3 फैराडे, मतलब कितना, 3 गुने 96,500 कूलाम। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इस रूप में जवाब दिया हुआ है। तो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 3 0 0 3 0 0, 3 5 15 के 5, 3 6 18 और 1 हो गया 19, और 29 27 और 1 28, इतना कूलम चाहिए। अब बताइए यार, इसमें तो कोई भी इतना कूलम दिखाई नहीं देता है, ये सब 10 टू पावर 5 के रूप में है। तो ऐसा करते हैं, इसको भी हम पावर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दशमलव है, उठा के लाइए, 1 2 3 4 5, मतलब 2.89 हम कर दें, 8 9 5, तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इतना जवाब है यार, इसमें इतना भी जवाब नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब यही है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसमें देखें इससे मिलता जुलता जवाब कौन है। हम आपको छोड़ दें क्या, कि मैं बताऊं, थोड़ा सा हिंट्स दूं, उससे मिलता जुलता देखो क्या लिखा है, 2.985 10 टू पावर 5, इतना कूलम लगेगा। इसमें है ये 3 × 10 टू पावर 5, ये 28, ये तो कहीं नहीं हो सकता, हमको 2 पॉइंट आ रहा है, 28 हो गया, ये 289 हो गई, तो हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या लग रहा है, छोड़ दें आपके ऊपर, देखिए उससे इसको अगर राउंड फिगर में कर दें, इसको हटा दें, तो आप लिख सकते हैं लगभग में वैल्यू 3.0 × 10 के पावर 5। और इसलिए इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू हमको ये नहीं समझ में आता कि जिसने ये क्वेश्चन दिया यार उसको वो सही कैलकुलेशन करके देने में क्या जाता था, उसका एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर आता। तो ये राउंड फिगर में दे करके थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन एकदम से कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोड माने कैथोड और एनोड पर क्या प्राप्त होगा। दोस्त, कल मैंने बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पर कैटायन चला जाएगा दौड़ के, और एनोड पर एनायन चला जाएगा। तो उसी तरह से आप इसका भी कर लीजिए। तो ये हो गया आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन का हिंट्स। अब मैं यहां पर देने जा रहा हूं तीसरे नंबर क्वेश्चन का हिंट्स। देखिए NaCl है, तो आप कहेंगे कि कल ही तो हमने बताया था। नहीं भाई, कल के क्वेश्चन और आज के इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले वीडियो में आज में अंतर है, वो जलीय विलयन नहीं था। ये जलीय विलयन सारा खेल गड़बड़ कर देगा और उसको पहले के तुलना में टफ कर देगा। जरा देखिए,
NaCl है, तो NaCl में जब आप करंट प्रवाहित करिएगा तो ये टूटेगा Na+ और ये Cl- में। लेकिन जब आप बर्तन में आपने NaCl लिया हुआ है तो इसमें केवल नमक थोड़ी ना है, इसमें नमक है आप प्लस पानी है, H2O भी तो है। तो जब आप इसमें करंट दीजिएगा तो भाई साहब केवल नमक प्रभावित होगा, क्यों कुछ होगा? तो उसमें जो जल है वो भी तो टूटेगा। मेरा बात समझ रहे? जो इस बार जो आपको सॉल्यूशन लिया गया वो नमक और पानी का लिया गया, तो जब उसमें करंट फ्लो कराइएगा तो करंट केवल NaCl को ही थोड़ी ना डिस्टर्ब करेगा, तोड़ेगा, वो तो जल को भी तोड़ेगा, जल को तोड़ेगा ना जी। तो इसका मतलब कि न केवल NaCl बल्कि H2O भी प्रभावित होगा। तो आइए जरा कैसे होता है। तो H2O में अगर करंट प्रवाहित करें तो कैसे टूटेगा बताइए? ये टूटेगा H+ और OH- में। तो अब सोचना है मुझे कि कौन कैथोड पर जाएगा और कौन एनोड पर। तो याद रखिएगा कैथोड पर कौन जाता है? कैथोड पर कैटायन जाएगा, और एनोड पर कौन जाएगा? तो वहां जाएगा एनायन। अब यहां पर भी एगो समस्या हो गया यार, कैटायन माने धनायन तो दू गो धनायन है, एनायन माने तो दू गो एनायन है। यहीं से सारा खेल बिगड़ता है, जो आके आपको समझना है। तो आइए जरा समझते हैं, बहुत आसान भी है। इधर देखिए, कैथोड जो है, मान लीजिए हमने यहां कैथोड दिया, इस छड़ को हम कैथोड कह रहे हैं, ठीक है। और यहां पर ये खड़ा है इस विलयन में, कौन कौन उधर जाने के लिए तैयार है? Na+ और H+। अब जरा देखिए, कैथोड पर Na+ भी जाना चाहता है और H+ भी जाना चाहता है। तो जो ज्यादा रफ्तार से दौड़ेगा वो पहुंचेगा, दोनों तो जाना चाहता है। तो जो ज्यादा रफ्तार से दौड़ेगा माने तेजी से वहां पहुंचेगा, जो आसानी से अपना ये धनावेश है समर्पित कर देगा, वो जो है जाकर के इस पर इकट्ठा हो जाएगा और बाकी को उसी में रहना पड़ेगा। ऐसे सोचो कि कोई एक मंजिल है, दो लोग लगे हैं रेस में, तो दोनों आदमी को मंजिल नहीं मिल रही, किसी एक को मिल रही, तो वे तो ज्यादा समर्पित है, उसको मिल रही है। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल को समझिए कि ये भी अपना आवेश त्याग देना चाहता है, ये भी त्याग देना चाहता है। तो जो इजी वे में त्याग दे वो जो है यहां पर इकट्ठा होगा। उसको इजी वे में न समझ के आप इस तरह से समझिए कि दोनों दौड़ करके और इस कैथोड पर जाना चाहते हैं। ये कैथोड है, इस कैथोड पर जाना चाहते हैं, और इसमें ये भी दौड़ता है, सोडियम भी, और इधर से जोड़ लगाता है हाइड्रोजन, लेकिन ये बाजी मार जाता है हाइड्रोजन, ये ज्यादा रफ्तार से पहुंचता है। तो सोडियम Na+ उसी सोल्यूशन में रह जाते हैं, और ये तो जब ये H+ जाएगा तो यहां से हो जाएगा H2, दो हाइड्रोजन मिलकर के H2। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक कैथोड पर H2 मिलेगा। अब एनोड पर क्या मिलेगा? तो देखिए जरा फिर से यहां समझिए, फिर ये सॉल्यूशन है और ये एनोड है, और इस सॉल्यूशन में दो दो ऋणायन है, एक है Cl- और OH-। फिर ये दोनों दौड़ के चाहेगा कि हम पहुंचे। तो इस क्रम में जो सबसे फास्ट दौड़ता है, ये आपको याद रखना है, डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा और किसका कम होता है। तो चाहेगा दोनों दौड़ के पहुंचना, लेकिन बाजी मार जाता है क्लोरीन। मतलब रेस लगी कि भाई हमको एनोड की तरफ दौड़ के जाना है, और इस रेस में कौन जीत जाता है? क्लोरीन। और OH उसी विलयन में घूमते रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, नहीं होता है कंपटीशन की तैयारी, तो रेस लगी हुई है लेकिन सबको नहीं मिल रही है, बाकी लोग इसी फील्ड में चक्कर मार रहे हैं। जो तेज भागा वो उसको मिला, तो यहां मिल जाता है क्लोरीन, और क्लोरीन तो Cl2 के रूप में मुक्त होगा ना। तो इस तरह से दोस्त आपको याद रखना है कि यहां पर जो क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा, देखिए क्या है, Cl2H2। Cl2H2 ये सही जवाब हो जाएगा। क्लोरीन मिलेगा और कौन मिलेगा? तो मिलेगा आपका हाइड्रोजन, धनोद और ऋणोद पर। आपको क्वेश्चन में एक और दे रहा हूं, देखिए सोडियम फ्लोराइड है, इसका जलीय विलयन लिया जाए, इसकी जलीय विलयन का अगर वैद्युत अपघटन किया जाए तो आपको बताना है कैथोड पर क्या मिलेगा और एनोड पर क्या मिलेगा। ठीक है, आप इतना उतारिए, तब तक फिर से हम आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है
कि LiCl, NaCl, KCl के विलयन का अनंत तनुता पर, तनुता बढ़ाते बढ़ाते एकदम अनंत कर दिया गया। तब बताना है कि अनंत तनुता पर समतुल्यांक जो चालकता है, इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है का सही क्रम क्या है। तो दोस्त थोड़ा सा एक लाइन का एक थ्योरी है, समझ लो। किसी विलयन में या अनंत तनुता पर के तो ज्यादा अच्छा होगा, अनंत तनुता पर किसी धातु के धनायन की चालकता उसके साइज पर निर्भर करता है, और धातु के धनायन का साइज बड़ा होने से चालकता अनंत तनुता पर समतुल्यांक चालकता ज्यादा होता है। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि थ्योरी याद रखिए, समतुल्यांक चालकता धनायन के साइज पर निर्भर करता है। अब कैसे करता है भाई? तो साइज बड़ा होने से, बताइए क्या होगा? बड़ा होने से समतुल्यांक चालकता बढ़ता है, चालकता बढ़ता है। तो भाई साहब और जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे बबुआ लोग, अब जरा देख लो कौन कौन है। LiCl है, तो Li में लिथियम है, NaCl में आपको याद है ना, ह ली ना क, आगे नहीं बढ़ते हैं, हाइड्रोजन भी नहीं है। इसका साइज इतना बड़ा, तो इसका साइज इतना बड़ा, इसका साइज इतना बड़ा। तो जब कैटायन बनाएगा तो थोड़ा सा साइज घटेगा, तो घट करके भी ये क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो अभी जो थ्योरी कह गया यहां पर, पता नहीं कौन आदमी कह के चला गया, ये मर गया होगा, कि अगर जो आयन है, धन आयन है, उसका साइज बड़ा होगा तो समतुल्यांक चालकता ज्यादा होगा। तो भाई अब हम बताएंगे तभी बनाइएगा। सबसे ज्यादा होगा K वाला, तो देखिए K वाला कहाँ है? KCl सबसे एक नंबर में कहाँ है भाई? KCl। दूसरा क्या नंबर पर क्रम से सजा हुआ दिख भी रहा है, नीचे से देखिए। उसके बाद है सोडियम वाला, Na वाला, और सबसे छोटा है एकदम बचवा है, बबुआ है, कौन? LiCl। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? आप टिक लगा लीजिए। क्या करें यार, कलर वाला चौक ही खत्म हो गया है। आज ला रहे हैं तो फिर कलर वाला चौक से आपको लिख करके बताएंगे। अब देखिए आते हैं, तो आप समझ गए ना धनायन का। अब कोई भी इस तरह का सवाल हो, अब ये नहीं कि इसी पे डिपेंड हो जाइए, चॉइस है कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कैटायन माने धनायन के साइज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर साइज के बारे में जानकारी है तो आंसर दे देंगे, आराम से दे देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। आते हैं नेक्स्ट सवाल। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने दे दिया ताकि इसके पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर सके। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, तो याद करिए जब हमने आपको पढ़ाया होगा धातुओं का शुद्धिकरण, तो उसमें बताएं कि बहुत सारे धातुओं को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए भी विद्युत विच्छेदन, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। और अभी आपको इसके पहले वाला मुझे याद नहीं कितना नंबर क्वेश्चन था, मैंने बताया कि लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए भी विद्युत लेपन का उपयोग होता है। विद्युत का लेप चढ़ा देना विद्युत लेपन कहलाता है, जिसको कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। तो आप देखिए ना, पहला कि विद्युत शोधन में, विद्युतीय शोधन कहना उचित होगा। विद्युतीय शोधन मतलब विद्युत शोधन ये कोई बात नहीं, शोधन माने शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना, विद्युतीय शोधन। तो ये विद्युतीय शोधन हो गया। विद्युत का लेपन, तो विद्युत के लेपन में भी होता है, माने विद्युत लेपन माने धातु के ऊपर दूसरा परत चढ़ा देना, और A और B दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युतीय शोधन की प्रक्रिया होती है दोस्त। विद्युतीय शोधन का मतलब हो गया कि विद्युत की सहायता से किसी धातु को प्यूरिफाई करना, और विद्युतीय लेपन का मतलब हो गया, विद्युत लेपन लिखा हुआ है कि एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का परत चढ़ाना। ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब है C। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घोल से कॉपर धातु
को विलयन से विस्थापित कर देगा। इसे समझने के लिए हम इसको मिटा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, घोल है, किसी भी विलयन का घोल होता है। जैसे यहां देखिए, आपने क्या किया, एक यहां पर CuSO4 का विलयन रखा और इसमें जिंक डाल दिया। तो जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा, तो सत्ता में हमेशा, पावर में हमेशा पावरफुल रहते हैं। तो जिंक चूंकि ज्यादा पावरफुल है, तो जैसे इसमें पड़ेगा तो ये करेगा क्या, CuSO4 के पास जाएगा, इनको मारेगा एक लात और हटा देगा कि हट इधर से, हमको इधर बैठने दे, ये विलयन मेरा है, और ये बना लेगा ZnSO4। अब भाई साहब ये कॉपर बाहर हो जाएंगे। ये कमजोर आदमी है, माने जिंक के आगे कमजोर है। इसका ये मतलब नहीं कि वो सबसे कमजोर है। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपने से कम रिएक्टिव को विलयन से उनको धक्का मार करके, लात मार करके हटा देता है। तो चूंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है किसके रिस्पेक्ट में, जिंक के तुलना में, इसीलिए जिंक ने कॉपर सल्फेट के विलयन से उनको धक्का मारा और हटा दिया। अब आइए उसी पर सवाल है, किस घोल से कॉपर धातु को विस्थापित करेगा, कॉपर किस घोल से। तो अब जरा देखिए ये कैसे समझ आएगा कि कौन पावरफुल है। तो फिर से कहेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, जहां पर कॉपर होगा इसके ऊपर भी कुछ एलिमेंट हैं और नीचे भी एलिमेंट हैं। तो कॉपर के नीचे वाला एलिमेंट कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील, ऊपर वाला जो है ये कम अभिक्रियाशील अभिक्रिया। तो अब आपको यहां पर ये जिम्मेदारी अब आपकी बन जाती है कि आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी देखें और पता लगाएं कि कॉपर से ऊपर कौन कौन एलिमेंट है और नीचे कौन कौन एलिमेंट है। तो पता चलेगा कि यहां पर ये टूट कर क्या देगा, एक वैलेंसी है Ag प्लस और NO3 माइनस, ये है देखिए Zn प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस, यहाँ है Fe, दो गो प्लस है ना, और SO4 माइनस माइनस। यहाँ पर अल्युमिनियम पर देखिए कितना है, 3 को वैलेंसी है ना, Al3 प्लस है, SO4 तो है, ये है माइनस माइनस, इसको हाथ दो है तो इधर कर देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पता लगाइए कि कॉपर के ऊपर इनमें से जिंक है, लोहा है, माने Fe पर 2 प्लस और 3 प्लस में अंतर होता है। ध्यान देने वाले बात है, 2 प्लस और 3 प्लस में मैं आपको बता दूं दोस्त कि 2 प्लस वाला इसके नीचे है, अल्युमिनियम 3 प्लस वाला इसके नीचे है, Zn प्लस प्लस इसके नीचे है, तभी तो जिंक हटाया कॉपर को। लेकिन Fe3 प्लस जो है इसके ऊपर है, और हालांकि Fe3 प्लस चॉइस में नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, और Ag इसके ऊपर है। तो अब देखिए लिखा है कि किस घोल से कॉपर धातु के विलयन को विस्थापित कर देगा, किस घोल से कॉपर धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिल्वर कॉपर से भी कम अभिक्रियाशील हुआ। तो जैसे सिल्वर किसी विलयन में बैठे रहेंगे, यहां पर अब ऐसे समझिए कि बैठे हैं ये आराम से मजे से AgNO3, और टकटकी लगा के देखता रहेगा, कॉपर आएगा और तुरंत उनको मारेगा कि यहां से चल जा चुपचाप तू। तो ये Cu जब इनमें आएगा AgNO3 में, तो इनको हटा करके दूर भगा देगा और बना लेगा CuNO3 होल 2 और 2Ag बेचारे छिटा के बाहर चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है चांदी से Ag प्लस आयन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उनको वहां से क्या क्या भगा दिया। अब मान लीजिए कि इसी कॉपर को, कॉपर देख रहा है FeSO4 कि भाई आ, तो जैसे उसमें घुसेंगे फिर पनपनाइले उसे ही भागेंगे, इसलिए कि कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है। तो मारे एक लात कौन, लोहा मारेगा कि भाग जाए, यहां तार दाल ना गली। तो अगर ये लोहा जो है
कम अभिक्रियाशील होता तो हटा देता, लेकिन लोहे ज्यादा अभिक्रियाशील है तो हटा पाएगा कपर? नहीं हटा पाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब कौन हुआ? AgNO3। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूंगा कि आप जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको जरूर पढ़िए और याद रखिए। आप इसको नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इसी वीडियो में। क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वैद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है? स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल के जवाब देने में बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। ध्यान देना है, लिखा है वैद्युत अपघट्ट सेल। हमने आपको बताया हुआ है कि जो सेल होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ और एक होता है आपका, जैसे ये आपका वैद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस सेल हो गया, और एक हम लोग गैल्वेनिक सेल कह देते हैं, और उस गैल्वेनिक सेल के अंदर बहुत सारा सेल आ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, जरा देखिए कैसे होता है। तो यहां पर हम चाहेंगे कि सवाल को समझा जाए। हमने यहां पर एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने कोई भी वैद्युत अपघट्ट ले लिया, और वैद्युत अपघट्ट लेने के बाद इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिया। एक इलेक्ट्रोड है और एक दूसरा इलेक्ट्रोड है। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड को आपको पता है कि इसमें क्या करते हैं, विद्युत विच्छेदन करने के लिए आप इसको बैटरी से जोड़ेंगे। तो बैटरी में आपको ये भी पता है कि वो पॉजिटिव पोल होता है, वो नेगेटिव पोल होता है। ये बड़ा वाला धन हो गया, छोटा वाला ऋण हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो इसी का नाम है वैद्युत अपघट्ट सेल। वैद्युत अपघट्ट सेल में बाहर से विद्युत धारा भेजी जाती है। कहां पर? तो अंदर में जो सॉल्यूशन होता है वैद्युत अपघट्ट होता है उसमें। तो सवाल है कि किस इलेक्ट्रोड से, कैथोड से या एनोड से, इलेक्ट्रॉन किससे अंदर आता है? तो जाहिर सा है कि धन जो इलेक्ट्रोड है उससे तो आएगा नहीं, ऋण इलेक्ट्रोड से आएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इधर से आता है। लेकिन यही तो मुख्य क्वेश्चन है कि अब इसको कहते क्या है? इलेक्ट्रॉन तो इधर से प्रवेश करेगा, ये कंफर्म हुआ। इसका क्या नाम है? तो दोस्त याद रखिएगा, जो हमने आपको लोन वाला फार्मूला बताया है वो वैद्युत अपघट्ट सेल के लिए नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए वो नहीं है, वो जो है गैल्वेनिक सेल के लिए है। तो आपको याद रखना है कि जस्ट उल्टा यहां पर ये आप जो दिखाई दे रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, अगर ये होता तो जो नेगेटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, और पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। लेकिन यहां पर ये नेगेटिव है और इसी को हम लोग कैथोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैथोड कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो पॉजिटिव है ये एनोड कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि वैद्युत अपघट्ट सेल है। वैद्युत अपघट्ट सेल का कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और जाहिर सा है कि नेगेटिव से ही क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस तरह से पहला है कैथोड, कैथोड ऋणात्मक होता है और उसी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इस चीज को याद रखना है स्टूडेंट्स। अब आइए जरा दूसरा सवाल पे बात करें। दूसरा सवाल है कि जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है, देखिए हम लोग जब कोई बैटरी यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज कर रहे हैं। जैसे अभी मोबाइल आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो चार्ज करने का मतलब जब आपने लगा दिया चार्जिंग में तब। तो लेड संचायक सेल को जब चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? पहला है कि लेड डाइऑक्साइड घुलता है। आपको पता है कि जो लेड संचायक सेल है उसका एनोड लेड का बना होता है और कैथोड जो होता है वो लेड का ग्रिड होता है जिसमें PbO2 माने लेड डाइऑक्साइड भरा रहता है। तो ये कह रहा है कि लेड ऑक्साइड माने PbO2 घुल जाता है। दूसरा H2SO4 पुनः बनता है। लेड इलेक्ट्रोड पर ऊपर लेड सल्फेट का परत जम जाता है। जो लेड का इलेक्ट्रोड होता है उस पर लेड सल्फेट मतलब PbSO4 का एक परत जम जाता है। और गंधकाम्ल को मतलब H2SO4। याद रखिएगा कि गंधकाम्ल का सांद्रता जो है घट जाता है। अब क्या होता है जानिए। तो हम आपको कहेंगे एकदम नोट कर लीजिए, अभी कभी नोट कर लीजिए। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है चार्ज, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पुनः रीजनरेट होता है।
बैटरी जब चार्ज होता है, तभी तो जब चार्ज करके छोड़ देते हैं तो लगातार आप उसको डिस्चार्ज करते रहते हैं। आपने मोबाइल चार्ज किया और लगातार वीडियो देख रहे हैं। तो जब आप, हालांकि ये लेड स्टोरेज बैटरी नहीं है आपके मोबाइल में, याद रखिए लिथियम आयन बैटरी है। तो जब आपका जो बैटरी चार्ज हो रहा होता है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड माने H2SO पुनः जनरेट होता है, बनता है, उत्पन्न होता है। तो जब पुनः बनेगा तो एक तो क्लियर हो गया, ये इसके बारे में अब सोचना ही नहीं है कि जब चार्ज होता है तो H2SO4 पुनः बनता है। अब क्वेश्चन रहेगा कि बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है। तो बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो H2SO4 पुनः क्या हो जाता है, टूटने लगता है, टूट करके और आयनों में बनने लगता है। और देखिए ना, जब ये पुनः बनेगा तो सांद्रता घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। तो दूसरा चॉइस हो सकता है कि जब बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, डिस्चार्ज, चार्ज के बजाय डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो सांद्रता क्या होती है, डिस्चार्ज होने में घटती है और चार्ज होने में बढ़ती है। तो याद रखिएगा कि लेड स्टोरेज बैटरी जब चार्ज होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पुनः क्या होता है, जनरेट होते हैं, बनते हैं, उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसे समझते हुए आगे बढ़ा जाए, बोलिए बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए। और याद रखना है, क्या याद रखना है कि आप जब बैटरी डिस्चार्ज करते हैं इन्वर्टर वाला तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बनता है, जनरेट होता है, और जब उसको यूज करने लगते हैं तब उसमें क्या होता है, वो टूटने लगता है, उसकी सांद्रता घटने लगती है। अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, सांद्रता घटने पर उससे रिलेटेड नहीं है, सांद्रता घटने पर चालकता का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा कि सांद्रता घटने पर चालकता का मान घटता है और सांद्रता बढ़ने से चालकता का मान बढ़ता है। वैद्युत अपघट सब छूटा हुआ यहां पर, वैद्युत अपघट लिखा जाना चाहिए क्वेश्चन में कि वैद्युत अपघट की सांद्रता घटने पर क्या होता है। तो वैद्युत अपघट की लिख लो, नोट करो, वैद्युत अपघट की सांद्रता घटने से चालकता का मान घटता है। नोट करना है कि वैद्युत अपघट की सांद्रता घटने से, वैद्युत अपघट की सांद्रता घटने से चालकता भी क्या होता है, चालकता भी घटता है, याद रखिएगा। और यहीं पर क्वेश्चन दे देगा मोलर चालकता के बारे में तो ठीक बढ़ जाएगा। मतलब जब आप वैद्युत अपघट की सांद्रता घटाइएगा तो मोलर चालकता बढ़ता है और केवल चालकता की बात करेंगे तो घटता, याद रखिएगा। मोलर चालकता, लेकिन मोलर चालकता क्या होता है, बढ़ता है, मोलर चालकता बढ़ता है, मोलर कंडक्टिविटी जो होता है ना, चालकता बढ़ता है। चलिए अब आते हैं, लिखा हुआ कि लेड संचायक बैटरी, यही जब लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, में वैद्युत अपघट के रूप में क्या होता है। तो दोस्त ये तो क्लियर हो गया इसी क्वेश्चन से कि लेड स्टोरेज बैटरी में वैद्युत अपघट के रूप में आप H2SO4 का उपयोग करते हैं। तो जहां पर भी H2SO4 है उसी का हम लोग आंसर लगाएंगे। तो सांद्र 40% HNO3, 38% सांद्र Cl, 38% सांद्र, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये वो फंसाने का काम किया गया है। 38% सांद्र H2SO4 का उपयोग किया जाता है आपके बड़े वाले बैटरी माने इन्वर्टर वाले बैटरी में वैद्युत अपघट के रूप में। याद रखिएगा कि जिस बैटरी में का उपयोग आप इन्वर्टर के रूप में कर रहे हैं उसमें वैद्युत अपघट के रूप में H2SO4 है और उसकी सांद्रता कितनी है, 38%। वो सांद्रता अगर बहुत बढ़ जाए या घट जाए, आपकी बैटरी की जो क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, वो घट जाएगी। तो फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।